मैं हूँ फूलन देवी बहनचोद, मैं हूँ। 10 अगस्त 1963 का दिन यूपी के जालौन जिले के गांव गोरहा के मल्लाह देवी दिन के लिए नई मुसीबत लेकर आया था। मुसीबत इसलिए थी क्योंकि उनके घर बेटी का जन्म हुआ था। अगर बेटा हुआ होता तो जश्न का माहौल होता, ऐसा उनका मानना था। अब बेटी ने जन्म लिया था तो चिंता से मल्लाह का सिर फटा जा रहा था। चिंता उसको पालने की, चिंता उसको बड़ा करने की और उसकी शादी करने की थी। देवी दीन ने अपनी बेटी का नाम रखा था फूलन। शुरुआत में पिता देवी दीन को भी इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा था कि जिस बेटी का जन्म उसके लिए खास नहीं था, उसी की मृत्यु का दिन इतना खास हो जाएगा कि पूरे देश में हड़कंप मच जाएगा। अपने माँ बाप के 6 बच्चों में फूलन दूसरे नंबर पर थी। वो दब्बू और शांत स्वभाव की लड़की नहीं थी, वह एकदम अलग थी। इतनी अलग कि सही गलत की लड़ाई के लिए वह किसी से भी लड़ जाया करती थी। फूलन के पिता देवी दीन कड़ी मेहनत के बाद अपने घर का खर्चा चला पाते थे। संपत्ति के नाम पर उनके पास केवल 1 एकड़ जमीन थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद उनका बड़ा भाई घर का मुखिया बना और अपने बेटे माया दीन के साथ मिलकर उसने देवी दीन के हिस्से की जमीन भी हड़प कर डाली थी। लेकिन जब फूलन को इसके बारे में पता चला तो उसके चाचा ने उसकी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह उनसे भिड़ गई। कहते हैं कि जमीन के लिए चाचा से बात इतनी बिगड़ गई थी कि हाथापाई तक भी पहुंच गई थी। मामला यही नहीं सुलझा। अपने हक के लिए फूलन ने अपने खेत के बीचों बीच धरने भी जाकर लगाए और बैठी रही। फूलन को अपनों का भी गुस्सा झेलना पड़ा था, लेकिन वह नहीं मानी। लेकिन फूलन के इसी व्यवहार के कारण फूलन की जिंदगी को एकदम से मोड़ दिया गया। महज 11 साल की उम्र उसकी शादी अधेड़ व्यक्ति के साथ तय कर दी गई। शुरुआत में फूलन ने इसका विरोध भी किया, लेकिन वो अपनी नियति मानकर उसे एक्सेप्ट कर लिया था। फूलन के घर वालों ने उसके अच्छे भविष्य को लेकर यह कठोर फैसला लिया था, लेकिन सही मायने में उन्होंने फूलन को जलती हुई आग में तपने के लिए छोड़ दिया था। फूलन के ससुराल वाले ठीक नहीं थे, उसके पति का भी उसके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं था। जल्द ही ये सब फूलन की बर्दाश्त से बाहर हो गया। वह भागकर अपने घर वापस आ गई। उसे उम्मीद थी कि उसे अपने मायके से सहायता मिलेगी, लेकिन इसके उल्टा हुआ। फूलन मासूम थी, लेकिन उसके दुश्मन बहुत ही शातिर थे। उसके चचेरे भाई ने इस मौके का फायदा उठाकर एक झूठे आरोप में उसे जेल भिजवा दिया, लेकिन वहाँ भी उसे शारीरिक शोषण का सामना करना पड़ा। जैसे तैसे वह जेल से निकलने में सफल रही। किसी तरह उसका जीवन स्थिर हो जाए, इसके लिए कोशिश करके उसके घर वालों ने उसे दोबारा पति के घर भेज दिया, लेकिन उनका व्यवहार फूलन के प्रति पहले से ही अच्छा नहीं था और बदला भी नहीं था और उसे मजबूरन दोबारा ससुराल छोड़ना पड़ा। परिस्थितियों से तंग आकर फूलन एक ऐसे रास्ते पर निकल पड़ी जहाँ से वापसी संभव ही नहीं थी। 20 साल की उम्र में फूलन को अगवा कर उसका बलात्कार किया गया। इससे पहले शादी के नाम पर भी वो ऐसी प्रताड़नाओं को झेलती रही थी। पुलिस की मदद लेने का अंजाम वह पहले ही भुगत चुकी थी, तो इस बार उसने हथियार उठाने का फैसला कर लिया था। फूलन की जीवनी पर आधारित फिल्म बैंडिट क्वीन में दिखा है कि वह 20 साल की उम्र में अपने एक रिश्तेदार की मदद से डाकुओं के गिरोह में वह शामिल हो गई थी। हथियार उठाने के बाद सबसे पहले फूलन अपने पति के गांव पहुंची, जहां उसने उसे घर से निकालकर लोगों के भीड़ के सामने चाकू से उसे मार दिया और सड़क किनारे अधमरे हाल में छोड़कर चली गई थी। जाते जाते फूलन ने यह ऐलान कर दिया कि आज के बाद कोई भी बूढ़ा किसी जवान लड़की से शादी नहीं करेगा। हथियार उठा लेने भर से फूलन की परिस्थितियां अभी नहीं बदली थी। गिरोह में भी उसे कई तरह की विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। गिरोह के सरदार बाबू गुज्जर का दिल फूलन पर आ गया था। यह उसकी बस सारी भूख थी और कुछ नहीं। इसे मिटाने की लगातार कोशिश करता रहा। फूलन को बहलाने की बहुत कोशिश पर वो जब कामयाब नहीं हुआ तो उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। विक्रम मल्लाह, जिसका स्थान गिरोह में बाबू गुज्जर के बाद आता था, उसने इस बात का विरोध किया। बावजूद इसके सरदार नहीं माना और फूलन के साथ जबरदस्ती करने लगा तो उस मल्लाह ने गुज्जर की हत्या कर दी। गुज्जर की हत्या के बाद अगली सुबह विक्रम मल्लाह ने खुद को गिरोह का सरदार घोषित कर दिया। इसी बीच इनके गिरोह में जेल से भागे 2 भाई श्री राम और लाला राम शामिल हुए, जिनके कारण गिरोह में फूट और भी ज्यादा पड़ गई। बाद में उन्होंने विक्रम मल्लाह को भी मार गिराया और फूलन को बंदी बनाकर अपने गांव बहमई ले गए। यहाँ फूलन को एक कमरे में भूखे प्यासे बंद कर दिया गया। बहमई में फूलन को जो घाव मिला वो उसके लिए अब तक का सबसे गहरा घाव बन गया था। यहाँ उसके साथ केवल दुष्कर्म नहीं बल्कि सामूहिक दुष्कर्म हुआ। वहाँ मौजूद सभी ने बारी बारी से उसके साथ जानवरों की तरह सुलूक किया। फूलन ने इतना सहा कि शायद उसे मर जाना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही चुन रखा था। उसके साथ वो रहे दुष्कर्म और दी जा रही यातनाओं की जानकारी उसके कुछ पुराने साथियों को पता चली तो चोरी छुपे उसे वहाँ से छुड़ाकर बचाकर अपने साथ ले जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद कुछ दिन बाद ही फूलन ने अपने साथी मान सिंह मल्लाह की सहायता से अपने पुराने मल्लाह साथियों को इकट्ठा करके गिरोह का पुनः गठन किया और खुद उसकी सरदार बनी। श्री राम और लाला राम के चंगुल से निकलने के 7 महीने बाद फूलवा देवी को वह मौका मिल गया जिसका वह इंतजार कर रही थी। 14 फरवरी 1983 को प्रतिशोध की आग में उबल रही फूलन अपने गिरोह के साथ पुलिस के भेष में बहमई गाँव पहुंची। इसमें बाहरी गाँव के लोग भी आए थे। फूलन और उसके गिरोह ने बंदूक के जोर पर पूरे गाँव को घेर लिया और ठाकुर जाति के 21 मर्दों को लेकर लाइन में खड़ा होने का आदेश दिया। उन 21 में से 2 उनके पुराने गिरोह के डाकू भी थे, लेकिन ये वो नहीं थे जिन्होंने फुलवा के साथ दुष्कर्म किया था। अपने दुश्मनों को वहां न देख वह बुरी तरह बौखला गई। उस घटना के बाद चश्मदीद वह उन 21 लोगों में एकमात्र जीवित बचे चंद्र सिंह ही थे। बाकी सबको उसने गोलियों से छल्ली कर दिया था। बहमई नरसंहार के बाद फूलन बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। लूटपाट करना, अमीरों के बच्चों को फिरौती के लिए अगवा करना, आने जाने वाली लोरियों को लूटना, यह सब फूलन का पेशा बन गया था। कुछ सालों तक चलता रहा ऐसे ही। फिर कुछ समय बाद किसी तरह से आत्मसमर्पण के लिए फूलन तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उनकी
अपनी शर्तें थीं। वह जानती थी कि उत्तर प्रदेश पुलिस उसकी जान की दुश्मन है, इसीलिए अपनी पहली शर्त के तहत मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की बात कही। दूसरी शर्त के तहत उन्होंने अपने किसी भी साथी को सजाए मौत न देने का आग्रह किया। तीसरी शर्त के तहत उसने उस जमीन को वापस लेने के लिए कहा जो उसके पिता से हड़प कर ली गई थी। साथ ही उसने अपने भाई को पुलिस में नौकरी दिलवाने की भी मांग की। फूलन की दूसरी मांग को छोड़कर पुलिस ने उसकी बाकी सभी शर्तें मान ली। इस तरह फूलन ने 13 फरवरी 1983 को मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण कर दिया था। फूलन देवी पर 22 कत्ल, 30 लूटपाट और 18 अपहरण के मुकदमे दर्ज थे। इन सभी मुकदमों की कार्यवाही में ही 11 साल बीत गए थे। सन 1993 में मुलायम सिंह की सरकार ने उन पर सारे मुकदमे हटाकर उन्हें बरी करने का मन बना लिया था। यही नहीं, 1994 में उसे रिहा कर दिया गया था और अपना सारा जीवन बिहड़ और जेल में गुजारने के बाद सन 1996 में फूलन ने राजनीति में आने की राह चुनी। समाजवादी पार्टी के टिकट से मिर्जापुर की सीट जीतकर वह सदन का हिस्सा भी बनी और उनका 2 बार जीतना यह प्रदर्शित करता है कि कहीं न कहीं उसने जनता के दिल में अपनी जगह भी बनाई हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अतीत किसी का पीछा नहीं छोड़ता, वह किसी न किसी रूप में सामने आ ही जाता। 25 जुलाई 2001 को उनके आवास के सामने ही शेर सिंह राणा नामक व्यक्ति ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद शेर सिंह राणा ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई नरसंहार का बदला लिया। उसने यह भी कहा कि उसने बदला लेना फूलन देवी से ही सीखा है और यही है इनके पूरी जीवनी की कहानी। लेकिन फूलन देवी को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग उन्हें नरसंहारक के रूप में देखते हैं तो किसी के लिए वो दुष्टों का नाश करने वाली देवी भी थी। लेकिन यहाँ हमें ये सोचने की जरूरत है कि फूलन देवी ने अपने जीवन में जो भी किया उसके लिए दोषी किसे माना जाए। उसके पिता को जिसने छोटी सी उम्र में एक अधेड़ उम्र के आदमी के पल्ले बांध दिया, या उस पुरुष का जिसने एक बच्ची पर दया नहीं दिखाई, या उन परिंदों को जिसने फूलन को लगातार नोचा, उस प्रशासन को जो फूलन को न्याय दिलाने में असमर्थ रही, या खुद फूलन को। बहरहाल आपको ये छोटी सी जीवनी कैसी लगी जरूर बताइएगा और आप अपनी राय जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।